आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। तो आज करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 8 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन। तो देखे तो हिस्ट्री के नज़र से देखोगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें आपको पता चलेगा कि 18th सेंचुरी जब स्टार्ट होती है, जब 18th सेंचुरी खत्म होती है, तब एक नए नए जो पॉलिटिकल फॉर्मेशंस है, जाट, राजपूत, सिख, ऐसी जो नए नए रीजन्स हैं वो फॉर्मेशन में आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे मुगलों से वो अपने आप को छुड़ाते हैं, तो ये सब आज हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखो, पहले हमें कहा गया है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन की नए नए जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसके बारे में है। If you look at map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century. Notice how the boundaries of Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent स्टेट्स। अब देखो, ये एक आपको यहाँ मैप दिखाया गया है और इस मैप में बोला गया है कि देखो कैसे जो मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज हैं उनको रीशेप किया गया। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ मराठास आ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे बंगाल है और ये यहाँ अवध, यहाँ पे सिखों का राज चल चुका है, सिख यहाँ भी फैल रहे हैं ऊपर। यहाँ पे जाट है, भरतपुर में यहाँ जाट है। तो आप ये देख रहे हैं कि अब मुगलों से इन्होंने अपना नियंत्रण हटा लिया है, मुगलों से लड़ के झगड़ के अपनी सत्ता को इन्होंने वापस से हथिया लिया है। मराठाओं का तो बहुत बड़ा पोर्शन है, जट यहाँ तक सीमित है और सिखों का ये वाला पोर्शन है। तो अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, पर सबसे पहले जानेंगे कि जो मुगल्स हैं वो उनका जो डिक्लाइन पीरियड है वो कैसे स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट होता है 1707 में, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है। 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है और जब उसके जो सक्सेसर्स आते हैं, जो उसको उत्तराधिकारी आते हैं, उनसे भाई जो सारा ये पोर्शन है वो कवर नहीं होता, वो इसको अच्छे से संभाल नहीं पाते, ठीक है। और उसके बाद होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठों के बीच में होती है। तो ये सारे जो है, ये सारे जो चीजें होती हैं बार बार, इससे क्या होता है, इसमें जो मुगल साम्राज्य है, जो मुगल एम्पायर है, उसका डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दो रीजन हमने यहाँ देखे कि पहली बात है औरंगजेब की डेथ हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स राजा था, ठीक है, और उसके टाइम में उसने बहुत सारे लोगों को बहुत परेशान किया। मुगलों को उसने मुगल तो था ही वो, उसने राजपूतों को, उसने मराठास को, सबको बहुत तंग किया, ठीक है। तो बाद में सबने मिलके, जब उसकी डेथ हो गई तो सबने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए। और फिर 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, क्योंकि और दो लड़ाइयों का जिक्र हमने आगे वाले चैप्टर्स में कर लिया है। तो ये दो मुख्य रीजन हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं रियल बात, द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल, कि जो मुगल साम्राज्य है और जो मुगल साम्राज्य के बाद जो मुगल आए तो उनकी स्थिति कैसे रही, संकट में कैसे रही। सो इन चैप्टर 4 यू सो हाउ द मुगल एम्पायर रीच्ड द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस, कि आपने ये भी देखा कि मुगल एम्पायर होता है ना, कि जो बहुत ही पावरफुल होता है, वो एक टाइम आता है कि अपनी सक्सेस की हाइट पे पहुंच जाता है, बट बाद में जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं वो उसको उस हिसाब से चला नहीं पाते, जिससे वो डिक्लिनेशन की तरफ आ जाता है, उसमें क्राइसिस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर। अब कोई एक नंबर नहीं होता, अगर हम सक्सेस हो रहे हैं और अगर हमारी सक्सेस को हमारे जो उत्तराधिकारी है, जो हमसे आगे बढ़ने वाले जो राजा है, वो उसको वैसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे, घूसखोरी चल जाएगा, वो लोग अच्छे से काबू नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को सिर्फ अय्याशों में ही डुबा के रखेंगे, तो क्या होगा, एक वक्त बाद जो हाइट पे पहुंचती सक्सेस, उसको नीचे आने में देर नहीं लगेगी। तो ऐसा ही होता है औरंगजेब के टाइम में, तो पूरा वो हाइट पे होता है, क्योंकि औरंगजेब पूरा एकदम से मिलिट्री को भी, फाइनेंस को भी पूरा एकदम से क्या करके पकड़ के रखता है औरंगजेब। सो औरंगजेब हैड depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan। अब औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब सोचता है कि वो अपनी शक्तियों से, फाइनेंशियल शक्तियों से भी, मिलिट्री शक्तियों से भी पूरे उस सब कॉन्टिनेंट पे अपना अधिकार जमा के रखेगा। पर अब आप बताओ, औरंगजेब का तो जज्बा था ना कि वो सारी चीज कर देगा, पर जो मिलिट्री है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, वो तो थोड़े थे,
तो क्या होता है, बार बार युद्धों की वजह से जो मिलिट्री होती है, जो उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो भाई गिव अप कर जाते हैं कि बस, तो फाइनेंशियल रिसोर्स खत्म हो गए। मिलिट्री ने भी वही कहा भी बस अब हमसे और नहीं लड़ा जाता। तो औरंगजेब के टाइम से डिप्लीशन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, और उसकी मृत्यु के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। मैंने कहा ना कि औरंगजेब के टाइम का जो पीरियड था, बीच का टाइम पीरियड था, वो बहुत अच्छा चलता है मुगलों के लिए। पर जब औरंगजेब इतने सारे रूल रेगुलेशन लगा देता है, हर चीज को टॉर्चर में कर देता है, तो उसके खुद के जो लोग हैं उसके मरने के बाद नहीं सोचते कि अब तो हमारा मजे करने का वक्त आ गया है, तो वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा खत्म हो जाता है। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल्स एम्पायर टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। अब ये मनसबदार क्या होते हैं, तो ये जो मुगल थे ना, ये अपना शासन चलाने के लिए क्या करते थे कि जहां जहां इन्होंने अपना राज्य फैला रखा होता था, या जहां जहां इनका अपना शासन होता था, तो वहां वहां ये अपने गवर्नर भेज देते थे, जिनको कहा जाता था मनसबदार, या जो नोबल पर्सन थे गवर्नर, उनको सूबेदार कहा जाता था। तो जो मनसबदार मतलब उनके जगह पे उनका कंट्रोल होना, मुगल औरंगजेब के जो सक्सेसर थे उनका जो कंट्रोल होना, उनसे उनसे कंट्रोल के ही बाहर हो जाता है। अपने स्टेट्स को, अपने मनसबदारों को कंट्रोल करना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो कर ही नहीं पाते। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि सारी चीजें उनके हाथों से निकल जाती है। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स ऑफन कंट्रोल्ड द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। अब देखो, जो ये मुगल एम्पायर है, मराठा एम्पायर है, या राजपूता एम्पायर है, इनकी दो बहुत बड़ी शक्ति थी। पहले इनका रेवेन्यू जो इनको मिलता था वहां की जनता से, दूसरा होता था मिलिट्री। भाई इन्हीं के दम पे तो कोई इंसान कुछ करेगा, कि जब उसके पास फाइनेंशियल कंडीशंस होंगी, मिलिट्री होगी, तभी तो वो किसी के ऊपर कंट्रोल करेगा। तो अब ये लोग तो जो औरंगजेब के सक्सेसर थे, या जो मुगल और राजा बने उसके बाद, ये तो अपने अय्याशों में डूब गए। इनको तो अपनी ऐश वाली जिंदगी जीनी थी। बट अब उनकी ऐश वाली जिंदगी का फायदा उठाते हैं इनके सूबेदार, इनके गवर्नर क्या करते हैं कि ठीक है, राजा को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है जो हमारे ऊपर है, वो अब रिवेन्यू को भी और मिलिट्री को भी अपने हाथों में ले लेते हैं। ठीक है, अपने हाथों में ले लेते हैं। तो अब वो खुद राजा बन गए, जो सूबेदार हैं, गवर्नर है, वो खुद ही राजा बन गए। अब वो मुगल एम्पायर का कुछ भी सुन ही नहीं रहे हैं। सो दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर एज द गवर्नर्स consolidate their control over the province and the periodic remains of revenue of the capital declined। अब ऐसे ही होता है कि अब उनके हाथ में सैन्य शक्ति भी आ गई है, उनके हाथों में जो आर्थिक स्थिति भी आ गई है, राजनीतिक शक्ति भी आ गई है। अब वो नहीं मान रहे हैं मुगल एम्पायर की एक छोटी सी बात भी। अब वो बन गए हैं उन प्रोविनेंस के राजा, जो सूबेदार थे, जो गवर्नर थे, अब वो बन गए हैं भाई वहां के राजा। सो पीजेंट एंड जमींदारी रेवोल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। अब जैसे वहां से उनके हाथों से वो लोग भी चले गए, गवर्नर भी उनके हाथों से चले गए, राजा के हाथों से। अब वहीं क्या होता है, जो नॉर्दर्न एरिया है और जो वेस्टर्न पार्ट है, वहां पे जो पीजेंट मतलब जो किसान है, जमींदार है, अब वो भी इनके विद्रोही बन गए कि भाई आप इतना सारा जो हमसे टैक्स वसूल कर रहे हो, हम कहां से लाएं इस चीज को, क्योंकि दमन की नीति नहीं चलेगी। जब मेरी फसल हुई नहीं है तो मैं आपको टैक्स कहां से दूं, मैं आपको कहां से रेवेन्यू जनरेट करके दूं। सो दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर्स ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। अब जितना उन पे कर चढ़ाते थे ये मुगल, तो वो लोग उतना ही विद्रोह करते थे। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट बाय पावरफुल chieftains to consolidate their own position. Mughals authority had been challenged by rebellious group in the past as well, but these groups were now able to seize and economic resources of the region of consolidate their position. The Mughal Empire after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political economic authority into the hand of province governors. अब क्या होता है, जिनके हाथों में ये सब चीजें थी ना, जो राजा महाराजा को ये पैसे भेजते थे, ये किसान जो पीजेंट जमींदार थे, अब ये लोग भी अपने आप को शक्तिशाली महसूस करने लग गए कि नहीं, हम भी टैक्स ना देके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं।
ठीक है। तो कभी कभी शक्तिशाली सरदार अपनी स्थिति को इतनी सुदृढ़ बना लेते थे कि ये चुनौती थी कि जाओ क्या कर लोगे हमारा, हम तो नहीं देते टैक्स, ऐसा स्थिति बना देते थे। और इस तरह से धीरे धीरे मुगलों के हाथों से जो भी उनकी पॉलिटिकल पावर थी, इकोनॉमिक पावर थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई। तो हमने देखा कि पहली बात है कि जो उनके गवर्नर्स थे वो उनके हाथों से चले गए, मुगलों के हाथों से चले गए। रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी सारा चला गया, क्योंकि अब सारी चीज सूबेदारों के हाथों में थी, तो वो वहां के राजा बन गए। मुगल एम्पायर की कोई अब सुन नहीं रहा था। पीजेंट और जमींदार भी बार बार रेबेलियन हो रहे थे, और नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया में तो बार बार ऐसी प्रॉब्लम बार बार आ ही रही थी। और जो इनके सरदार थे वो अपने आप को पावरफुल पोजीशन में समझने लगे कि चलो हम टैक्स नहीं देते, आप हमारा क्या कर लोगे। तो ये सारे रीजन हो जाते हैं जो मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन हो जाता है। रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कोफर, यहाँ एक बहुत ही अच्छी लाइन है। रिच हार्वेस्ट की फसल तो भरपूर हो रही है, पर अब वो उस फसल का एक चवन्नी भी मुगलों को नहीं भेज रहे हैं। और एम्प्टी कोफर मतलब खाली तिजोरियां हैं, कि रिच हार्वेस्ट तो हो रही है, किसान पूरा फुल फर्निश हार्वेस्ट कर रहे हैं, पर राजा को वो चवन्नी का भी नहीं भेज रहे हैं, कोई तिजोरी नहीं भर रहे हैं। सो द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्प्रोवाइज्ड। अब यही एक लेखक ने लिखा है कि बहुत बड़े जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो बेचारे निसहाय हो गए, हेल्पलेस हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं। देयर पीजेंट्स रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर, उनके जो किसान है साल में 2 फसलें उगाते हैं। बट देयर लॉर्ड सी नथिंग टू ईदर, बट वो अपने राजा को चवन्नी की भी चीज नहीं भेज रहे हैं। एंड देयर एजेंट ऑन द स्पॉट आर वर्चुअल प्रिजनर इन द पीजेंट्स हैंड्स, और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले आते थे ना, एजेंट, जो किसान है, वो उनको भी बंदी बना लेते थे कि अच्छा तू राजा को दे के आएगा तो चल अब मैं तेरे को भी नहीं दे रहा, भाग यहाँ से। सो लाइक अ पीजेंट केप्ट इन हिज क्रेडिटर हाउस अंटिल ही कैन पे हिज डेब्ट, सो कंप्लीट इन हिज द कोलैप्स ऑफ ऑल ऑर्डर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो किसान है, जो किसान अपने ही रणदाता को वश में कर लेते हैं, कि अपने राजा को वश में कर लेते हैं कि ठीक है हम तो आपको जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, हम आपको फसल का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, बताओ आप हमारे बिना क्या कर लोगे। तो ऐसे हाल हो जाते हैं। और अब जब लड़ाई के लिए ना सैनिक मिल रहे हैं, ना उनको क्रॉप्स मिल रही हैं, तो मुगल राजा अब क्या ही करते। In the midst of this economy, political crisis, the ruler of Iran, Nadir Shah, sacked the plundered city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth. This invasion was followed by a series of plundering raids by the Afghans under ruler Ahmad Shah Abdali, who invaded North India 5 times between 1748 और 1761. अब देखो, इन सारी चीजों का एक इंसान उठाता है फायदा, जिसका नाम है नादिर शाह। ये ईरान का रूलर है। देखो ये बहुत ही क्रूअल राजा के रूप में माना जाता है, इसको राजा तो नहीं कहेंगे, इसको हम अटैकर ही बोलेंगे, कि नादिर शाह ईरान का रूलर है। और ये भारत में आकर दिल्ली पर बार बार अपना हक जमाता है, बार बार उसको लूटता है, बार बार आक्रमण करता है। तो 1739 में ये दिल्ली पर आक्रमण करता है, मतलब इतना गंदा आक्रमण करता है कि सब कुछ लूट लाट के लेके चला जाता है, कि टुक अवे इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। ठीक है, ईरान ले जाता है लूट के पूरी दिल्ली को। सो दिस इन्वेंशन वाज फॉलोड बाय सीरीज। अब इसके बाद तो जैसे इसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो और जो राजे महाराजे थे या और जो अटैकर्स थे, उनको भी एक तरीके का क्या मिल गया, रास्ता मिल गया कि अब हम भी दिल्ली को लूट सकते हैं। तो ऐसे एक तांता सा लग जाता है लूटने का। तो अब इसके बाद एक और आता है अफगान का रूलर अहमद शाह अब्दाली। भाई ये इतना क्रूअल राजा था, ये भी एक क्रूअल रूलर था, जिसने 1748 से 1761 तक नॉर्थ इंडिया पर 5 बार आक्रमण किया और सब कुछ लूट के ले गए ये अपनी दिल्ली से। सो ये दो रूलर्स का आप नाम याद रखेंगे। नादिर शाह दिल्ली पर 1739 में इसने ईरान का शासक है, दिल्ली पर आक्रमण किया, सारी जो इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ थी उसको लूट के ले गया। उसके बाद आ जाता है अफगान का रूलर अहमद शाह अब्दाली। इसने 1748 से 1761 तक 5 बार भारत पर आक्रमण किया। तो आपके लिए 2 नाम याद रखना जरूरी है, नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली 1748 और 1761। यही वो अहमद शाह अब्दाली जो 1761 में इसकी पानीपत की तीसरी लड़ाई में ये भागीदार बना था। नादिर शाह अटैक दिल्ली। अब होता है ना कि कुछ इतिहासकार इनके बारे में भी लिखते हैं कि इन्होंने कैसे लूटा, क्या लेके गए। तो यहाँ नादिर शाह के बारे में लिखा हुआ है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया ना, तो इसने ऐसा विध्वंस मचाया दिल्ली में, इतनी खून खराबा कर दिया
कि लोग आज भी, अगर जिसने वो स्टोरीज या बुक पढ़ी है वो थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं कि 60 लाख रुपए ले गया, कई हजार सोने के सिक्के ले गया, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन ले गया, 50 करोड़ रुपए के गहने ले गया, जवाहरात, बहुत सारे बहुमूल्य चीज ले गया, और सबसे मेन बात, ये मयूर सिंहासन जो हमारे दिल्ली की शान थी, मयूर सिंहासन को भी उड़ा के ले गया। अनदर अकाउंट डिस्क्राइब द इन्वेंशन इम्पैक्ट फ्रॉम अपॉन दिल्ली। अब एक और वृत्तांत भी कहते हैं कि जो कभी मालिक थे ना, आज वो दीन दुखी हो चुके हैं, कि नादिर शाह के आक्रमण का ये हाल हुआ कि जो कभी राजे महाराजे थे ना, वो बेचारे आज रंक बन चुके हैं, मतलब निर्धन गरीब बन चुके हैं। जिनके जो महल है भरे रहते थे खाने पीने की चीजों से, आज वो एक घूंट पानी के लिए भी तरस रहे हैं। ठीक है, कहीं ऐसे ही अलग थलग कपड़े, फटे हुए कपड़ों में पड़े हुए हैं। जो कभी ऐसे महान कपड़े पहनते थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, वो आज नंगे घूम रहे हैं। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी देयर आर नाउ होमलेस, की जो कभी बड़े बड़े महलों में रहते थे वो आज होमलेस है। द न्यू सिटी शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया है। कि कहा है कि जो नई सिटी थी शाहजहानाबाद जो बसाई थी, वो अब क्या हो गया, रुबल, रुबल मतलब एक जो कूड़े का ढेर होता है ना, मलबे का ढेर, उसमें बदल चुका है। और किसने किया, वो नादिर शाह के अटैक से। एंड द ओल्ड क्वार्टर ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉय अ होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्ट हियर, कि अब पता भी नहीं चल रहा है कि कभी यहाँ कोई नई सिटी भी थी, अब तो यहाँ पुराने खंडर बचे हुए हैं। तो नादिर शाह ने इतना ज्यादा बवंडर मचाया था। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different group of nobles. They were divided into two major groups of faction, the Iranis and Turanis. For a long time, the latter Mughal empire were puppet in the hand of either. अब ऐसा ही होता है कि दो ग्रुप, मुगल का तो अब वीक पीरियड चलना स्टार्ट ही हो गया। अब दो ऐसे नोबल्स आ जाते हैं, दो ऐसे नोबल ग्रुप बन जाते हैं। एक होता है ईरानीज और एक होता है तुरानीज। ये तुरानीज ही टर्किश डिसेंट से आते हैं। तो ये नोबल्स मतलब ये मिनिस्टर्स बन गए एक तरीके से, ये नोबल मैन कहोगे, अभिजात कहोगे इनको, तो ये थे। और इन्हीं की ही चलती थी। कुछ ईरानी थे, जो दो ग्रुप थे, ईरानीज थे और तुरानीज थे। और अब जो मुगल एम्पायर था वो इन दोनों गुटों के ही हाथों की कठपुतली थी। कि ईरानी कुछ कहते तो ये उसको मना नहीं करते, तुरानी कुछ कहते तो ये तुरानी को मना नहीं करते। तो मुगल तो पपिट्स का रूप हो गया था। सो वन ऑफ देयर these two powerful groups, the worst possible humiliation came when two Mughal empires, Farrukhshir and Alamgir II, were assignate, and two other, Ahmad Shah and Shah Alam II, were ब्लाइंडेड बाय देयर नोबल्स। अब क्या होता है कि ये अभिजात मतलब जो नोबल्स पर्सन होते हैं वो इतनी ज्यादा क्रुएल्टी दिखाते हैं कि जो मुगल एम्पायर के फर्रुखशियार मतलब बाद के जो औरंगजेब के बाद जो मुगल बनते हैं, एम्पायर बनते हैं, फर्रुखशियर, आलमगीर टू, ठीक है, इनका पीरियड टाइम पीरियड दे रखा है ये। और टू अदर है अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, ये नाम याद रखना जरूरी है। आलमगीर टू और शाह आलम दो, ये इनको अंधा कर देते हैं और मार देते हैं। ठीक है, ये मतलब ये नोबल पर्सन इतने क्रूएल हो जाते हैं अपने राजाओं के प्रति। विद द डिक्लाइन इन द ऑथोरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, द गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंस, सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार कंसिडर्ड द अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सच एज अवध, बंगाल, हैदराबाद। अब ये तीन मेन ऐसे जगह थी जहां पे मुगलों का राज था। तो ये अवध, बंगाल और हैदराबाद, इन पे ये जो ये सारे जो सूबेदार हैं ये क्या कर लेते हैं, अपना पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इनकी मुगलों की डिक्लिनेशन की एक वे था। सो अब पढ़ते हैं राजपूतों के बारे में। तो हमने बहुत पढ़ा है कि राजपूतों के बारे में तो ये प्रसिद्ध है कि राजस्थान की जो धरती है वो शूरवीर योद्धाओं को जन्म देती है। तो अब पढ़ते हैं राजपूतों के बारे में। मैनी राजपूत किंग्स particularly those belonging to अम्बेर एंड जोधपुर। अब देखो दो इंपॉर्टेंट नाम चलेंगे, अम्बेर और जोधपुर। अम्बेर और जोधपुर के जो राजा है, राजघराने हैं, वो मुगल राजा के अंडर थे। कि मुगलों ने इन पे अपना कब्जा कर लिया था। बट ये क्या करते थे, मुगल ये कहते थे कि तुम अपना राज्य आराम से करो, ठीक है, बट तुम हमारे अंडर हो। ये कहते थे इन राजपूत किंग से कि अम्बेर और जोधपुर के जो राजा हैं वो मुगलों को सर्व करते थे। बट मुगल कहते थे कि बस सिर्फ हमारी सत्ता को स्वीकार कर लो और अपना बाकी राज्य करते रहो। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर ओन वतन जागीर। वतन जागीर का मतलब होता है कि ये जागीर है तो मुगलों की, पर अब इन पे जो राजपूत है वो अपने वतन के जैसे ही, मतलब वतन मतलब अपने ही स्टेट के जैसे, अपने ही राज्य के जैसे इस पे राज्य करेंगे। कि सिर्फ अब
मुगलों को तो इसमें खुशी की राजपूत हमारे अंडर है, ये अम्बेर और जोधपुर के जो राजा है, जो राजपूत है वो हमारे अंडर है, वो हमारे अंडर है, हम उसके राजा है। पर आगे उनको मुगल ये कहते हैं कि तुम आराम से अपना राज्य करो, तुम्हें कोई डर नहीं है। सो द 18th सेंचुरी दीज रूलर्स नाउ अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन। अब होता है ना कि अब उनको ये लग रहा है राजाओं को, राजपूत राजाओं को, कि ठीक है भाई उन्होंने कह दिया कि हम राजा हैं, तो हम अब सच में ही राजा बन के दिखाते हैं, ठीक है। तो वो चाहने लग जाते हैं कि अब हम जो मुगलों का कंट्रोल है उससे बाहर निकलेंगे। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर, जोधपुर के राजा कौन है? अजीत सिंह, was also involved in the factional political at मुगल कोर्ट। अब जो राजा अजीत सिंह है ना, उसको कुछ समझ में आने लग जाता है कि मुझे कैसे बाहर निकलना है मुगलों से। तो जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह है वो स्टार्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल टाइम्स में, कि भाई पॉलिटिक्स में आ जाता है मुगल कोर्ट में कि ठीक है कैसे कैसे मैं इनसे बाहर निकलूंगा। सो दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंस ऑफ गुजरात एंड मालवा। अब ये क्या करते हैं, जब इन्होंने देख लिया कि मुगल एम्पायर कमजोर हो रहा है, तो उस कमजोर कड़ी का मैं एक महत्वपूर्ण पार्ट बन जाता हूं। तो ये गुजरात और मालवा उस टाइम ये मुगलों के दो इंपॉर्टेंट प्रोविंस थे, प्रदेश थे ये बहुत ज्यादा, कि जहाँ से ट्रेड होता था, जहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होता था मुगलों को। तो ये गुजरात और मालवा के सूबेदारी लेना स्टार्ट कर देते हैं। सो राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हैड द गवर्नरशिप ऑफ Gujarat and Savai Raja Jai Singh of Amber was गवर्नर ऑफ मालवा। अब क्या होता है कि मैंने भी बताया गुजरात और मालवा ये दो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं, प्रोविंस हैं किसके लिए? मुगलों के लिए। तो राजा अजीत सिंह जो जोधपुर के हैं वो क्या बन जाते हैं? गुजरात के गवर्नर बन जाते हैं, सूबेदार बन जाते हैं। और राजा सवाई राजा जय सिंह बहुत इंपॉर्टेंट राजा हैं गुजरात के, ये अंबेर के थे। अब ये क्या करते हैं कि मालवा के गवर्नर बन जाते हैं। अब जब इतनी बड़ी दो प्रोविंस के ये राजा बन गए तो ये मुगलों को क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझेंगे। सो दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्पायर जहांदार शाह इन 1739। अब क्या होता है 1713 में जहांदार शाह, ठीक है, इन राजाओं को इन पदों का नवीनकरण कर देते हैं। They also try to extend their territories by seizing portion of immediate territories, never bowing their watan. Nagaur was conquered and annexed of the house of Jodhpur, while Amber seized a large portion in both Bundi. अब क्या होता है, जो जोधपुर है वो नागौर को अपने कब्जे में ले लेता है, मतलब अपना राज्य बढ़ा लेता है। अंबेर है वो बूंदी तक अपना राज्य बढ़ा लेता है। तो सवई राजा जयसिंह फाउंड हिज न्यू कैपिटल इन जयपुर एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। मराठा कैंपेन इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सीवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक्ड देयर फर्दर एक्सपेंशन। अब क्या होता है कि जो जयसिंह जोधपुर का राजा अजीत सिंह है वो उसको गुजरात की सूबेदारी मिलती है, अंबर के राजा सवाई जय सिंह है उसको मालवा की सूबेदारी मिलती है। और 1713 में बादशाह जहांदार शाह इन राजाओं को इन पदों का और नवीनकरण करता है कि भाई ठीक है आप अपनी बाउंड्रीज को, अपनी टेरिटरीज को और बढ़ाओ। तो क्या करते हैं ये जो जोधपुर का राजघराना है वो नागौर को जीत लेता है, जोधपुर का जो राजा है वो नागौर को जीत लेता है, और जो अंबेर का राजा है वो बूंदी को अपने हिस्से में मिला लेता है। अब ऐसे कर करके अब जो राजा है सवाई राजा जय सिंह है वो जयपुर को अपनी राजधानी बना लेता है और 1722 में आगरा का सूबेदार बन जाता है। और ऐसे ऐसे करके ये अपने जो राज्य है उसको बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। और 1740 में क्या होता है, राजस्थान में मराठों का अभियान हो जाता है। अब ये क्या होता है, जो मराठे हैं वो अपना हक डालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये आगे चल के जो ये राजपुर जयपुर के और राजा जयसिंह है इन सब का जो कारवाई है उसको वहीं स्टॉप करते हैं, जो ये राजा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। फिर आता है मराठों की बारी, ठीक है। तो हमने यही पढ़ लिया, सिखों किसके बारे में पढ़ा हमने, राजपूतों के बारे में, कि राजपूत के जो राजा है दो मेन राजा हुए, जोधपुर के राजा अजीत सिंह और अंबर के राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह, ठीक है। तो इनको धीरे धीरे ये मालवा के और गुजरात के सूबेदार बन जाते हैं। ये धीरे धीरे अपने जो क्या नाम है यहाँ पे जोधपुर को जीत लेते हैं, जोधपुर में नागौर को मिला लेते हैं और अंबेर में बूंदी को मिला लेते हैं और इनकी सूबेदारी और बढ़ जाती है। और बाद में जो जयपुर का राजा है वो आगरा का सूबेदार बन जाता है। तो ये सब सिर्फ इसके बारे में था, राजपूतों के बारे में। अभी आप देख सकते हो कि इन्होंने राजपूतों ने जो फोर्ट बनाए हैं, चित्तौड़गढ़ है फोर्ट राजस्थान में है, ठीक है। अब बात आ जाती है
सीजिंग इंडिपेंडेंस की आजादी हासिल करना। अब सिखों के बारे में, आपने पढ़ा भी कि खालसा क्या है, खालसा की स्थापना किसने की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। अब क्या होता है कि 17वीं शताब्दी के दौरान ना सिख एकदम से सामने आता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आता है सिख लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो पंजाब का क्षेत्र होता है ना, ये अपने वहां से अपने राज्य को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सेवरल बैटल्स वर फोर्ट बाय गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे और आखिरी गुरु है, अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर। अब देखो गुरु गोविंद सिंह का जो बैटल है वो किसके साथ हो रही है, वो राजपूतों के साथ हो रही है और मुगलों के साथ हो रही है, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा। अब खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हुई थी और किसने की थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी आफ्टर हिज डेथ। अब ये क्यों हुई थी, ये तो इन्होंने खालसा की जो स्थापना है वो किया था कि भाई हम सब लोग एक साथ रहे, जब भी कोई मुसीबत आए तो हम एक साथ उसका क्या करें, सामना कर सके। तो ये खालसा पंथ की स्थापना 1699 में 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जो गुरु है, जो सिख है, उसके 10वें गुरु है और अंतिम गुरु थे। सो आफ्टर हिज डेथ इन 1708, अब क्या कहते हैं कि कुछ टाइम बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1708 में द खालसा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर बंदा बहादुर लीडरशिप। अब बंदा बहादुर कहता है कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, अब हमें तो अभियान चलाने पड़ेंगे, जो खालसा है उसको और आगे उसको मतलब ऐसा क्रांतिकारी बनाना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ कोई भी आगे ना बढ़ सके। तो बंदा बहादुर है जो बाद में गुरु गोविंद सिंह के जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी बनते, तो 1708 में खालसा को ये रिवोल्ट में अगेंस्ट में बदल देते हैं, किसके खिलाफ, मुगल अथॉरिटी, क्योंकि मुगल इनको बार बार परेशान कर रहे थे। मुगल चाहते थे जो सिख है ना वो हमारी जो सत्ता उसको हासिल करे, क्योंकि मुगलों को इनसे डर था कि ये भाई डरते नहीं है किसी से, जो सिख लोग हैं वो डरते नहीं है, वो हमारी सत्ता को हासिल नहीं कर पा रहे। वो कहते थे बस एक बार तुम कह दो अल्लाह का नाम कबूल कर लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। बट जो सिख है उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, कि वो कहते थे कि हम किसी का भी, हम सिर्फ अपने एक गुरु को मानते हैं, हम किसी और को नहीं मानते। सो डिक्लेयर देयर सॉरिगन रूल्स बाय स्ट्राइकिंग कॉइन इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। अब ये अपनी सत्ता को, जो सिख लोग हैं वो अपनी सत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, ये गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह उनके नाम के सिक्के गुदवा के और चलाना स्टार्ट कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई जो हमारी सत्ता है वो ऐसे ही रहेगी। अपना एक प्रशासन पूरा गढ़ के कहते हैं कि हमारे एक सार्वभौम जगह है, हम अपना शासन चलाएंगे, हमारा ही एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। और ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक बढ़ाते हैं, सतलुज और यमुना नदी का अपना जो बीच का जो एरिया वहां तक अपना जो पोर्शन है वो बढ़ा लेते हैं। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715, पर मुगल क्या करते हैं 1715 में बंदा बहादुर को पकड़ लेते हैं, इसको बहुत टॉर्चर करते हैं, एक साल तक उस बेचारे को बहुत टॉर्चर करते कि बोल बोल अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, पर ये बिल्कुल नहीं मानता और 1716 में इसको मार देते हैं बुरी तरीके से, इसके आंखों में से रोड घुसा देते हैं, उसको मार देते हैं। तो ये औरंगजेब के टाइम का है, ये थोड़ा सा मुझे सुन के ही गूज़बम्प आ गए, और जिसने इनके बारे में देखा होगा वो तो बेचारे क्या ही कर पाए होंगे। अंडर अ नंबर ऑफ able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of band joined जत्था। अब देखो ये सिखों का टाइम है, ये इन्होंने छोटे छोटे जत्था बना रखे हैं, जत्था बना रखे हैं, और जब कभी भी, और इनका एक मिसल्स होता था, इनका एक क्या होता था, मिसल्स होता कि जब भी कुछ आक्रमण होगा तो ये कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। सो देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी। अब इसको पूरे को कहा जाने लग गया दल खालसा, कि अलग अलग दल है, खालसा ही अलग अलग जत्थे हैं, और बाद में कोई चीज हुई या इनके खिलाफ किसी ने विद्रोह किया तो ये एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, दल खालसा, दल खालसा, ठीक है। तो अब याद की जत्था, जत्था क्या है, सिख ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ नंबर ऑफ बैंड कोल्ड जत्था लेटर ऑन मिसल्स, के बाद में इनको मिसल्स कहने कहा जाने लग गया, और जब इनको कंबाइंड हो जाते थे इनको कहा जाता था दल खालसा। द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर। अब ये लोग ना अमृतसर में मिलते थे सारे सारे एक साथ मिलके, क्योंकि मुगलों से और राजस्थानी राजपूतों से इनका हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता था, पर ये साल में एक बार मिलते थे, सॉरी साल में 2 बार मिलते थे, एक तो बैसाखी के टाइम में और दिवाली के टाइम में अमृतसर में, ठीक है। एंड जब तब ये वहां पे कोई डिसीजन लेते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसको कहा जाता था रेवोल्यूशन ऑफ द गुरु, गुरुमत्ता इसको कहा जाता है। इनकी जो ये मीटिंग करते हैं उसको कहा जाता है गुरुमत्ताज। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वाज इंट्रोड्यूस ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टीवेटर ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स। अब देखो इनको भी तो अपनी आर्मी चलाने के लिए या अपने जत्थे को चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएगा, रेवेन्यू चाहिए। तो ये क्या करते थे, ये एक राखी सिस्टम लेके आए। राखी सिस्टम क्या हो जाता था कि जो इनको टैक्स देगा, जो इनको
उनको रेवेन्यू देगा, मतलब इतना कितना कि आपकी जगह ये इतनी पूरी है तो इसमें से 20% आपको इन सिखों को देना पड़ेगा। और बदले में ये क्या करते थे, ये कहते थे कि भाई आप आराम से रहो, हम आपकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, जो इनको टैक्स देते थे ये उनकी प्रोटेक्शन करते थे सिख लोग। गुरु गोविंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। देयर वेल नाइट ऑर्गेनाइजेशन enabled them to put up a successful resistance of the Mughal governor first and then to Ahmad Shah Abdali who had seized the rich province of the Punjab and the Sarkar of Sirhind from the Mughal। अब गुरु गोविंद सिंह जी ना वो खालसा को हमेशा इंस्पायर करते थे। वो कहते थे कि आप अपने भाग्य खुद लिख सकते हो। ठीक है, कि अब आगे तो सिर्फ हमारा खालसा ही राज करेगा, हम अपने भाग्य के खुद ही निर्माता है, कि गुरु गोविंद सिंह जी उनको इंस्पायर करते थे। ठीक है, तो खालसा ने इसी इंस्पिरेशन का मतलब उन्होंने कहा था कि हम अगर मुट्ठी है ना तभी हम सबको से जीत सकते हैं, अगर हम बिखर गए खुल गए तो हम किसी से भी जीत नहीं सकते। अब इसी एक यूनिटी के बिहाफ पे उन्होंने क्या किया, मुगलों का सामना किया, अहमद शाह अब्दाली का सामना किया, मतलब जो भी उनके सामने आता था वो पूरे डट के उनका सामना करते हैं। आज भी जब भी सिखों का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सा इंस्पिरेशन आ जाता है कि यूनिटी में ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये जो गुरु गोविंद सिंह जी इनको इंस्पायर करते थे और इन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली है उसका भी पूरा डटकर सामने किया। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, जो पंजाब का जो प्रोविंस है और जो सरहिंद का इलाका है वो सारा जो अहमद शाह अब्दाली उसने अपने साइड में ले लिया था 1765 में, जब उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। अब खालसा डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन गन। अब 1765 में ना खालसा ने डिक्लेयर कर दिया था कि सिर्फ हमारा ही रूल रहेगा। इन्होंने अपने कॉइन छापने स्टार्ट करते। सिग्निफिकेंटली देयर कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन ऑफ द अदर ऑर्डर इशू बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। और ये वही इंस्क्रिप्शन से लिखे गए थे जो बंदा बहादुर है उसके टाइम में उसने बोला था कि भाई एक ही गुरु है, हमें उस एक ही गुरु की जो रहमत है उसमें रहना है। तो ये उस चीज को मानते थे, तो हमेशा ये चाहते थे कि सिर्फ एक ही गुरु है, हम उसी को मानते हैं। द 6 territories in the late 18th century extend from the Indus to Yamuna, but there were divided under different rulers. One of them, Maharaja Ranjit Singh, reunited these group and established this capital at Lahore in 1799। अब क्या होता है, 18वीं शताब्दी जब आती है उसके अंत तक पूरे सिंधु से लेकर यमुना तक ये फैल जाते हैं। जो इंडस रिवर है वहां से लेकर जो यमुना तक का जो पार्ट है वहां तक पूरे नॉर्दर्न में ये फैल जाते हैं, पूरा अपना जो टेरिटरीज को बांट लेते हैं। बट क्या होता है ना, बाद में डिक्लेरेशन का पीरियड आ जाता है कि ठीक है इस वाले सिख की इससे नहीं बनी, इस वाले रूलर की इससे नहीं बनी, तो ये क्या हो जाते हैं, आपस में दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, फिर एक और आते हैं राजा जिनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह, जिनके बारे में आपने भी सुना होगा। तो ये क्या करते हैं कि इन सभी ग्रुप को यूनाइट कर देते हैं और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाते हैं 1799 में। आपको समझ में आया होगा कि जब सिख लोग सब लोग अलग अलग भाग गए तो महाराजा रणजीत सिंह ने इन सबको रीयूनाइट किया और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया 1799 में। अब आ जाते हैं मराठा। भाई मराठा एक ऐसा पावरफुल किंगडम था जो स्टार्ट होता है 1627 से। ठीक है, कि शिवाजी के पीरियड से स्टार्ट होता है और मुगल रूलर्स का इतना पूरा ऐसे डट के सामना करते हैं मराठा, पर बेचारे लास्ट में हार जाते हैं। सो शिवाजी 1627 से 1680 कवर्ड आउट अ स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज देशमुख। अब शिवाजी देशमुख की सहायता से, देशमुख जो उस टाइम का वॉरियर फैमिलीज थी उनके हेल्प से ये अपना एक अच्छा खासा एम्पायर किंगडम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट्स पेस्टोरल्स कुनबीज। अब ये जो इनकी जो बैकबोन है ना, मतलब जो इनकी आर्मी मराठा आर्मी की जो बैकबोन है वो होते हैं ये हाईली नोबल पीजेंट किसान लोग जो है कुनबीज, मतलब ये नाम है उनका, पशुचारक है ये कुनबीज हैं और ये इनकी बनते हैं बैकबोन। मतलब जहां भी लड़ाई होती है ये भाग के उनकी हेल्प करने जाते हैं और इनकी हेल्प से शिवाजी एक बहुत बड़ा किंगडम सेटअप कर पाते हैं। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिसुला। अब शिवाजी को पता है कि उसकी बैकबोन है वो ये बहुत अच्छे कुनबीज हैं, मतलब पूरी लड़ाई करने में सक्षम है ये लोग। अब जहां भी मुगल से इनका सामना हो जाता है ये कहते हैं आओ भाई हेल्प करो हमारी, और ये हेल्प करते थे और जीत जाते थे। After Shivaji death, effective power in Maratha state were wielded by a family of Chitpana Brahmas who served Shivaji successor as Peshwa। अब देखो, अब हमारे यहाँ पे आपने देखा ना कि पीएम और प्रेसिडेंट का एक वो होता है। तो देखो प्रेसिडेंट है शिवाजी और शिवाजी की फैमिली, बट उनको रूल कर रहे हैं उनके सीएम।
उनके पीएम, पीएम कौन है यहाँ पे, पेशवा, पेशवा एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रिंसिपल मिनिस्टर काम करते हैं। तो ये चितंपन ब्राह्मण्स होते थे, ठीक है, चितंपन ब्राह्मण्स होते थे। ये बाद में क्या करते हैं, मराठाओं से उनकी पावर को अपने हाथ में ले लेते हैं और ये पुणे से अपनी जो कैपिटल है उसको रन करना स्टार्ट कर देते हैं। पुणे को मराठों की राजधानी बना देते हैं। तो आपने देखा शिवाजी अपना देशमुख की सहायता से अपना पूरा किंगडम सेटअप करते हैं। उनकी हेल्प कर रहे थे हाईली मोबाइल एंड पीजेंट पेस्टर्स कुनबीज, ठीक है, कि जहां भी मुगल से कुछ भी होगा वहां ये इनको लेके अपनी फोर्स को लेके चले कि चलो करो लड़ाई, हम जीत पाएंगे। पर जो शिवाजी की डेथ के बाद जो उनके सक्सेसर थे उनको हेल्प करते थे चितंपन ब्रह्मास, ठीक है, ब्राह्मण्स, ठीक है, और ये पेशवा कहलाते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, पेशवाओं ने ही पूरे जो मराठा शक्ति उसको अपने हाथ में ले लिया और पुणे को अपनी कैपिटल बना दिया। अंडर द पेशवा द मराठास डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब पेशवाओं के अंडर में, अब पेशवा भाई पंडित है, बहुत दिमाग है उनके अंदर, और वो पूरा अपनी अर्थशास्त्र और जितनी पॉलिटिकल उनके अंदर ज्ञान होता है वो उसको लगा के मराठाओं को एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। एंड देयर सक्सेस ले बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल्स, बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय एंगेजिंग मुगल्स आर्मीज इन एरियाज वेयर द सप्लाई लाइन्स एंड रेनफोर्समेंट कुड बी इजिली डिस्टर्ब। अब ये क्या करते हैं, पेशवाओं की देखरेख में मराठाओं ने क्या कर दिया, मराठाओं का एक शक्तिशाली सैन्य संगठन हो गया। अब उनकी सफलता का रहस्य यही था कि वे मुगलों की किलेबंदी इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे, कि जो मुगलों ने जो किलेबंदी कर रखा था उस पे कुछ नहीं करते थे, जो आसपास के एरिया थे ये वहां पे हमला बोलते थे, और जो उनका जो आने खाने पीने की चीजें सप्लाई हो रही थी उसको डिस्टर्ब करते, कि देखो ना कि जो अंदर गरम गरम चीज है, मतलब कहते हैं ना कि जैसे ये थाली है उसके पूरे साइड में कोई खिचड़ी या कुछ चीज डाल दी, अब देखो ये अंदर बिल्कुल गर्म है ना, उसको नहीं टच कर रहे हैं, जो आसपास की जो खिचड़ी है वो उसको खा रहे हैं, मतलब ये एग्जांपल है। तो देखो जब आसपास की चीजों को इन्होंने कट डाउन कर दिया, जो आसपास की जहां से उनको सामान मिल रहा है खाने पीने का या जो सप्लाईमेंट हो रही है उसको तो ये खत्म कर रहे हैं, तो सोचो बीच की जो शक्ति वो तो कमजोर होनी है, तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी। सो बिटवीन 1720 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, इट ग्रेजुअली चीप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, कि इन्होंने ऐसे करके सारा एम्पायर जो मुगल एम्पायर उसकी जो अथॉरिटीज को खत्म कर दिया। मालवा गुजरात वर सीजाइज्ड बाय द फ्रॉम द मुगल्स बाय 720, 720 में मालवा गुजरात को भी इन्होंने सीजाइज कर लिया। बाय 1730 द मराठा किंग वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द मराठा किंग वाज एंटायर डेक्कन पेनिनसुला, कि अब 1730 में 1730 में जो मराठा किंग है वो अपने आप को एक सरदार घोषित कर देता है। ही पोजेस द राइट ऑफ लेवी, चौथ एंड सरदेशमुखी। अब चौथ क्या होता है कि अगर आप पूरा इतना 100% आपकी क्या है खेती है या आप हार्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 25% राज्य को देना है। देशमुख में क्या है, जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर आएगा उसको भी आपको 9 से 10% देना है। ये चीज है कि आपने चौथ भी दिया है, और सरदेशमुख वो है कि जो रेवेन्यू कलेक्टर आएगा ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है आपको उसको भी एक्स्ट्रा 9 से 10% देना पड़ेगा। तो ये दो चीजें थी, इन्होंने ये दो अपने पूरे एंटायर रीजन में बना दिए रेवेन्यू कलेक्टर के लिए, कि भाई पैसा तो चाहिए ना अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपनी मिलिट्री को और अच्छा करने के लिए, तो कुछ तो ये टैक्स लगाएंगे। तो ये टैक्स थे चौथ और सरदेशमुखी। चौथ होता था कि पूरे का 1/4 हिस्सा इनको टैक्स के रूप में लेते थे, और सरदेशमुखी में जो रेवेन्यू कलेक्टर थे वो उनको 9 से 10% और ज्यादा उन लोगों से मिलता था। सो आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 इन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था 1737 में। The front layer of Marathas dominate expanded rapidly into Rajasthan and the Punjab in the north, into Bengal and Odisha in the east, and into Karnataka and Tamil and Telugu। अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने अपनी सारी जो सीमाएं हैं, जो अपना पूरा राज्य है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। राजस्थान को भी, पंजाब को भी, बंगाल को भी, उड़ीसा को भी, कर्नाटक को भी, तमिल को भी, तेलुगु को भी, सबको अपने राज्य में लाना स्टार्ट कर दिया, साउथ की कंट्रीज को भी। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये अपने एम्पायर को बढ़ाते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे इनकी जड़ को काटने के भी जो लोग हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई ये इतना अपने आप को कैसे बढ़ा पा रहे हैं, कैसे इनकी शक्ति इतनी होती। कहते हैं ना कि जो चढ़ता जाता है तो लोग उसकी कोई ना कोई ऐसी जड़ ढूंढते हैं जहां से वो गिर सके। तो ये आपस में एक इनके लिए भी
बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं ये बेचारे। और बाद में क्या होता है, एक्सपेंशन ब्रोट एनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। दीज मिलिट्री कंपेनिंग ऑल्सो मेड अदर रूलर्स होस्टाइल टुवर्ड्स द मराठास। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। अब अहमद शाह अब्दाली इन पर आक्रमण कर देता है मराठाओं पर 1761 में। तो अब क्या होता है, जो जो ये राजा जिनको जीत के आए थे ना, वो इसे चिढ़ने लग जाते हैं मराठाओं से। और जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है ना, तो ये जो मराठा की हेल्प करने के लिए ये और राजा मना कर देते हैं और वहां मराठा बेचारे हार जाते हैं। तो देखो ये इतना बढ़ते 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 होता है ना कि जो साथ के लोग हैं वो चिढ़ने लग जाते हैं और बाद में एकदम से ये लड़ाई के टाइम इनकी हेल्प करना बंद कर देते हैं। 1761 में मना कर देते हैं कि भाई आप खुद लड़ो अपनी लड़ाई, हम कोई भी भागीदारी नहीं करते हैं। तो उस थर्ड बैटल में ये बेचारे हार जाते हैं और फिर इनका जो राज्य है वो समाप्त हो जाता है। मैंने भी चौथ बताया कि 25% आपको देना पड़ेगा लैंड रेवेन्यू के लिए जिम्मेदार, ठीक है। और सरदेशमुखी क्या होता है, 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पे टू द हेड रेवेन्यू एंड कलेक्टर इन द डेक्कन। डेक्कन में जो जितना भी डेक्कन में ही लगे थे दोनों कर कि चौथ का 25% और सरदेशमुखी 9 से 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। अब ये बात अब बताया जा रहा है कि जो उनका एडमिशन सिस्टम था वो कैसे पावरफुल था, वो कैसे कर पा रहे थे ये सब। तो उनका एक मेन था कि ये लोग, जैसे मुगलों ने पूरा फोर्स डाल दिया ना कि नहीं हुआ फिर भी आप रेवेन्यू दो, अगर आपके पास कुछ भी नहीं फिर भी हमें टैक्स दो, ये ऐसा नहीं करते थे। एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव। अब ये क्या करते, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते थे, ट्रेड्स को रिवाइव करते थे कि ठीक है जो कमी पेशी है उसको और प्रोत्साहित किया जाए, उसको कम किया जाए, उसको ठीक किया जाए। एंड दे अलाउड मराठास चीफ सरदार लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर। अब ये क्या करते, जो सिंधिया है, गायकवाड़ है, भोसले हैं, उनको शक्तिशाली सेना खड़ी करने के लिए संसाधन मिल जाते हैं कि ठीक है भाई आप अपनी जो सेना है उसको खड़ा करो और अच्छा करो, ठीक है। गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा, भोसले ऑफ नागपुर, द रिसोर्स टू रेज पावरफुल आर्मीज। मराठा कंपेनिंग इनटू मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। अब ये क्या करते थे ना, ये जब अभियान करते थे 1720 में, इन्होंने मालवा में मराठों ने अभियान क्षेत्र में शहरों के विकास और समृद्धि को हानि नहीं पहुंचाई। ये मतलब किसी को लूटने खसूटने का काम नहीं करते थे, ये एक तरीके से साफ छवि बनाते थे कि जिन पे इन्होंने अपना, जैसे मालवा पे और गुजरात पे इन्होंने अपना राज्य किया, तो इन्होंने वहां के राजाओं को परेशान नहीं किया, बल्कि उनको ऐसे हेल्प किया, उनको ग्रोथ करने में, उसको प्रोस्पेर करने में कि भाई आप ग्रो करो, आप हमारी हेल्प करो, हमारे एनिमी मत बनो। तो ये इनका एक प्लस पॉइंट था कि ये क्या करते थे कि मराठा कंपेनियन इनटू मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन। उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियास, पेट्रोगन्स एंड इंदौर अंडर होलकर्स। अभी आपको याद रखना है कि जो मराठा है उन्होंने मालवा में जब कंपेनियन किया, मतलब जब उसको जीता तो उनको परेशान नहीं किया। जब इन्होंने उज्जैन को जीता, उज्जैन को किसने जीता, सिंधिया ने, तो उन्होंने भी उनको परेशान नहीं किया। इंदौर को होलकर ने जीता, तो जो इंदौर है उसको भी इन्होंने परेशान नहीं किया। बाय ऑल अकाउंट्स दी सिटीज वर लार्ज एंड प्रोस्परस एंड फंक्शन एज इंपॉर्टेंट कमेरिकल एंड कल्चर का सेंटर। अब देखो जो इंदौर है, उज्जैन है, ठीक है, ये और मालवा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र थे उस टाइम के, ट्रेड के लिए, सिल्क रूट के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन राजाओं को परेशान बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उल्टा इनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी ताकि ये इनकी हेल्प कर सके। न्यू ट्रेड रूट्स एमर्ज्ड विद इन द एरियाज कंट्रोल्ड बाय द मराठास। जो ट्रेड रूट्स था इसको भी मराठाओं ने कंट्रोल किया कि ठीक है सारा व्यापार है वो हमारे कंट्रोल में है। द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड इन न्यू आउटलेट इन पूना। अब देखो यहाँ जो चंदेरी है वो यहाँ मध्य प्रदेश के यहाँ पे है, ठीक है, मध्य प्रदेश के यहाँ है। और ये जो कहाँ है, मराठा है, और ये पूना है वो यहाँ है। तो इन्होंने क्या किया, पूरा एक नया रूट बना दिया, नया रूट बना दिया कि भाई आप ठीक है अब सिल्क प्रोड्यूस करो और हम क्या करेंगे, इसका नया आउटलेट बनाएंगे। बुरहानपुर which had earlier participated in the trade between Agra and Surat now expanded its hinterland to include Pune, Nagpur in the south, Lucknow and Allahabad in the city। अब क्या हो जाता है कि इतना ये पूरा बढ़ा देते हैं, पूरा जो ट्रेड है उसको पूरा बढ़ा देते हैं। दक्षिण में ये पुणे को, ठीक है, नागपुर को, और पूर्व में मतलब ईस्ट में ये लखनऊ इलाहाबाद को शामिल कर लेते हैं, मतलब पूरा एरिया कवर कर लेते हैं कि आगरा को भी बना लिया अपने साथ में, सूरत को भी बना लिया, ठीक है, सूरत को यहाँ बना लिया। अब फिर यहाँ साउथ में इन्होंने लखनऊ को, ठीक है, लखनऊ को बना लिया।
और इलाहाबाद को बना लिया, मतलब हर जगह अपना ये एक्सपेंड करते चले जाते हैं, ट्रेड रूट्स को सारे में फैलाते चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, आगरा, सूरत, नाउ एक्सपेंडेड सिंडर इंक्लूड पूना, नागपुर, साउथ एंड लखनऊ, इलाहाबाद इन ईस्ट में पूरा सारा जो ट्रेड है उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब बात आती है जाट। So like the other state, the Jat consolidated their powers during the late 17th and 18th century। 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये जो जाट है ये भी अपने भाई राज्य को, सत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं अंडर द लीडर चूरामन। इनका लीडर है चूरामन और दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएशन टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली। अब ये क्या करते हैं, जो दिल्ली का वेस्ट पार्ट है ना, ये वहां पे अपनी टेरिटरीज को लाना स्टार्ट करते हैं। ये भरतपुर से रिलेटेड है एक्चुअली में। भरतपुर कहाँ है, दिल्ली से थोड़ा सा पास में नीचे यहाँ पे भरतपुर है। तो ये क्या करते हैं, भरतपुर पे अपना कंट्रोल स्टार्ट करते हैं। पर इनका सबसे जो फेमस राजा होता है ना वो है सूरजमल। अब सूरजमल है वो पूरे भरतपुर पर अपना राज्य कर लेता है, ठीक है, वो पूरा भरतपुर को अपने राज्य मिला लेता है, पूरा उस पे पूरा नियंत्रण रखता है और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सबको अपने इलाके में शामिल कर लेता है। और इसी ने, जो सूरजमल है, इसी ने ही लोहागढ़, राजस्थान में एक जगह है लोहागढ़, वहां इसने अपना इसी ने लोहागढ़ का जो फेमस फोर्ट है वो बनवाया था, ठीक है, किसने, सूरजमल ने। तो यहाँ पे चूरामन है जो 1618 में जो दिल्ली का वेस्ट पार्ट है उसको अपने रीजन मिलाना चाहता था। सो दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। फॉर अ व्हाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। अब एक बार क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, जो चूरामन है, जो दिल्ली और आगरा के बीच का जो क्षेत्र है, दिल्ली और आगरा के बीच का जो पोर्शन है, ये उस पे कब्जा कर लेता है। चूरामन उस पर कब्जा कर लेता है और एक बार तो क्या होता है कि ये पूरा जो आगरा है ना उसका कस्टोडियन बन जाता है कि भाई अब आगरा मेरे अंडर है, ठीक है, इतना पावरफुल हो जाता है। द जाट वर प्रोस्परस एग्रीकल्चर। अब ये क्या थे, जो जाट थे ये बहुत समृद्ध किसान थे। And towns like Panipat, Ballabgarh became important trading centers in the areas dominated by them। अब ये जिस एरिया पे कंट्रोल करते थे ना वो था पानीपत और बल्लभगढ़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स के टाइम था और सेंटर था उनके टाइम में। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। मैंने भी बताया कि सूरजमल के टाइम, सूरजमल इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजा था और इसी के टाइम में जो भरतपुर है किंगडम है वो पूरा स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गया था। पर जब नादिर शाह अटैक करता है ना 1739 में, बहुत सारे जो नोबल लोग होते हैं वो भरतपुर में राजा सूरजमल के पास जाके शरण लेते हैं कि प्लीज राजा हमें बचाओ, नादिर शाह ने अटैक कर दिया दिल्ली में। सो हिज सन जवाहिर शाह had 30,000 troops of his own and had another 20,000 Marathas and 15,000 Sikh troops to fight the Mughal। अब जो इसका बेटा होता है जवाहिर शाह, तो ये क्या करता है, 30,000 जो सैनिक है वो खुद के लेता है, 20,000 ये मराठाओं से लेता है और 15,000 सिखों से लेता है और मुगलों के खिलाफ ये फाइट करते हैं, ठीक है। While the भरतपुर फोर्ट was built in a fairy tradition style। और जो भरतपुर के जो किले हैं ना वो देखो इस हिसाब में बने, मुगलों से भी इन्होंने इंस्पिरेशन ले रखी है। सो जाट बिल्ट एन एलोबरेट गार्डन प्लेस, यहाँ पे बहुत सारे गार्डन प्लेसेस बने हुए हैं। कंबाइंड स्टाइल सेट अम्बेर और आगरा। अम्बेर और आगरा का जो स्टाइल है दोनों का कॉम्बिनेशन लेके इसने अपने जो महल है, गार्डन प्लेसेस है, वो पैलेसेस है वो बना रखे हैं। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड on architectural forms first associated with royalty under शाहजहां। और जो शाहजहां ने जो अपने टाइम में जो एग्रीकल्चर जो आर्किटेक्ट यूज किया था ना उसी का ही इसने अपने जो महल बनाने में इसने यूज किया। तो ये है 18th सेंचुरी पैलेस कॉम्प्लेक्स एट डिग। ये डिग में, डिग एक जगह है जहाँ पे ये पैलेस बने हुए हैं। नोट द बंगला डोम ऑन द असेंबली हॉल ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, काफी इजी था। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।